नमस्कार। ये ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा है। इंग्लैंड, पश्चिम यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी अफ्रीका, मॉरिशस, पश्चिम एशियाई देशों और खाड़ी देशों के लिए लक्षित हिंदी सेवा के इस सोशल मीडिया कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। पेश है ESD न्यूज मैगजीन। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब आप मनोज कुमार चौधरी से देश दुनिया के समाचार सुनिए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास स्वयं अपने ही द्वारा बनाए गए गतिरोधों से उबरने के लिए समय बहुत ही कम है। इन गतिरोधों के कारण उनके समर्थन में कमी के संकेत दिख रहे हैं तथा व्हाइट हाउस पर डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन के नियंत्रण होने की आशंका रिपब्लिकनों में घर कर रही है। नेपाल के शिक्षा मंत्री गिरिराज मणि पोखारेल कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। मीडिया की खबरों के अनुसार इस घातक वायरस से संक्रमित होने वाले वे दूसरे कैबिनेट मंत्री हैं। पृथकतावादी नागोर्नो काराबाख क्षेत्र में आर्मेनिया के विरुद्ध शत्रुता में अजरबैजान तथा तुर्की की भूमिका की निंदा करने के लिए लॉस एंजलिस में हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए। कच्चे तेल की कीमतों में नरमी तथा घरेलू इक्विटी की निरंतर खरीदारी के कारण सोमवार को बाजार खुलने पर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले व्यापार रुपए में 3 पैसे की मजबूती के साथ 73.13 पैसे से शुरू हुआ। चीन के एक शहर में कोविड-19 के बिना लक्षण वाले 3 लोगों में ये संक्रमण पाए जाने के बाद स्थानीय आवासीय परिसरों और अस्पतालों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। प्रारंभिक जांच के अनुसार संक्रमण के ये मामले उस अस्पताल से संबंधित हैं जहां दूसरे देशों से कोविड-19 के रोगी आ रहे हैं। ब्राजील में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 1.5 लाख से अधिक हो गई है। वहां के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक इस महामारी से 1,50,198 लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिका के बाद ब्राजील में कोरोना से सबसे अधिक लोगों की मौत हुई है। इस सप्ताह के शुरू में यहां संक्रमित लोगों की संख्या 50 लाख को पार कर गई। अमेरिका ने कहा है कि अब ये स्वीकार करने का समय आ गया है कि चीन के उग्र व्यवहार में बदलाव लाने के लिए बातचीत और समझौते कारगर नहीं हो सकते। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओ ब्रायन ने चीन के प्रति रोष व्यक्त करते हुए कहा कि उसने अपनी विस्तारवादी नीति जारी रखते हुए भारत के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा के निकटवर्ती क्षेत्रों पर कब्जा करने का प्रयास किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने बताया कि चीनी सरकार ने LAC पर करीब 60,000 सैनिक तैनात कर दिए हैं। पोम्पियो ने क्वाड देशों को दी गई धमकियों के लिए भी चीन की आलोचना की। उन्होंने कहा कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने क्वाड देशों भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका को धमकी दी है। ये चारों देश विश्व के बड़े लोकतंत्र और शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाएं हैं। WHO प्रमुख टेड्रोस एडहानम घेब्रेयेसुस ने कहा है कि सुरक्षित तथा प्रभावशाली कोविड-19 टीकों के तैयार हो जाने पर ACT एक्सेलेटर तथा इसके सहयोगियों द्वारा सहमत हुए सिद्धांतों पर उनका आवंटन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अनिवार्य और संवेदनशील आबादी की रक्षा पहले सुनिश्चित की जानी चाहिए तथा प्रारंभिक आपूर्तियों को बुद्धिमानी से प्रयोग किया जाना चाहिए। श्री घेब्रेयेसुस ने सूचित किया कि 170 देश तथा अर्थव्यवस्थाओं में यूरोप, अफ्रीका विश्व के 90% से अधिक आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये देश अब तक कोवैक्स फैसिलिटी बलों से जुड़ चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा निर्मित 44 पुलों का उद्घाटन किया तथा अरुणाचल प्रदेश में नेचीफू टनल की आधारशिला रखी। इस अवसर पर श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 7 राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों में स्थित 44 पुल कनेक्टिविटी विशेषकर
देश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में विकास के एक नए युग की शुरुआत करेंगे। बीआरओ के अधिकारियों के कठिन परिश्रम का अभिवादन करते हुए मंत्री ने कहा कि ये पुल देश के पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सैन्य तथा नागरिक परिवहन के मामले में बहुत उपयोगी साबित होंगे। आयुष मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान NIN पुणे पूर्व में गांधी जी द्वारा निर्मित 1945 में स्थापित अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा फाउंडेशन ट्रस्ट का केंद्र था। इस संस्थान ने गांधी जी की 151वीं जयंती को मानवता के प्रति उनके योगदान के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मनाया। NIN ने 48 वेबिनारों की एक मेगा श्रृंखला की पहल की है, जिसकी शुरुआत गांधी जयंती पर हुई ताकि स्वास्थ्य, खान-पान तथा पोषण पर महात्मा गांधी के विचारों में लोगों की रुचि को फिर से जगाया जा सके। फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता में कल रात राफेल नडाल ने नोवाक जोकोविच को 6-0, 6-2, 7-5 से हराकर 13वीं बार सिंगल्स खिताब जीता। इसके साथ ही नडाल ने रोजर फेडरर के 20 ग्रैंड स्लैम खिताब की बराबरी कर ली है। महिला डबल्स में हंगरी की टीमिया बाबोस और फ्रांस की क्रिस्टीना म्लाडेनोविक की जोड़ी ने अपना खिताब बरकरार रखा। इस जोड़ी ने चिली की एलेक्सा गुआरेशी और अमेरिका की डिजायर क्रॉजिक को 6-4, 7-5 से हराया। IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने कल रात आबू धाबी में दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 162 रन बनाए। 163 रनों का पीछा करते हुए वर्तमान चैंपियन मुंबई इंडियंस ने 2 गेंदों के शेष रहते जीत के लक्ष्य को हासिल कर लिया। इससे पहले दुबई में हुए एक अन्य मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 5 विकेट से हराया। शारजा में आज शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से GST परिषद की 43वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगी। बैठक में राज्यों के लंबित GST क्षतिपूर्ति भुगतान के तरीके पर विचार विमर्श की संभावना है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री बैठक में भाग लेंगे। पिछली बैठक में श्रीमती सीतारामन ने वस्तु और सेवा कर लागू होने या कोविड-19 महामारी के कारण इस वर्ष राज्यों के GST राजस्व नुकसान की भरपाई का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा था कि नुकसान की भरपाई से इनकार नहीं किया जा सकता। सरकार कोविड उपचार में बड़ी आबादी को कवर करने के लिए 1 से अधिक वैक्सीन के उपयोग पर विचार कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि देश की बड़ी जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए एक वैक्सीन या एक वैक्सीन निर्माता पूरे देश की ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं होगा। श्री हर्षवर्धन रविवार संवाद की 5वीं कड़ी के तहत अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लोगों के सवालों का जवाब दे रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत को कोरोना वैक्सीन उपलब्ध हो जाने के बाद प्रत्येक देशवासी को संक्रमण से बचाने के लिए 1 से अधिक वैक्सीन निर्माताओं से संपर्क करना होगा। उन्होंने समाज के सर्वाधिक संवेदनशील और वंचित समूहों तक पहले वैक्सीन पहुंचाना सुनिश्चित करने पर बल दिया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत में सभी कोविड वैक्सीन परीक्षण के पहले, दूसरे या तीसरे चरण में हैं और परिणामों की प्रतीक्षा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार 66,732 नए मामलों के सामने आने से भारत में कोविड-19 संक्रमण की संख्या 71 लाख के आंकड़े को पार कर गई है, जबकि इस संक्रमण से उबरने वालों की संख्या 61 लाख के आंकड़े को पार कर जाने से संक्रमण मुक्त होने की दर 86.36% हो गई। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने दुर्गा पूजा और रामलीला जैसे उत्सवों से पहले धार्मिक सभाओं और बड़े आयोजनों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनमें कोविड से बचाव के लिए कड़े नियमों का अनुपालन भी शामिल है। सरकार वर्ष 2020-21 के लिए खरीफ उपज की बिक्री शुरू होने के साथ ही
पहले की तरह किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पादों की खरीद कर रही है। ये खरीद मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। धान उत्पादक तथा कुछ अन्य राज्यों में धान की खरीद में तेजी आई है। भारत खाद्य निगम ने अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ 3,22,000 से अधिक किसानों से 7,159 करोड़ रुपए से अधिक के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लगभग 38 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन अब समाप्त होता है। नमस्कार। समाचार पत्रों से लेकर हाजिर हूं मैं नीलम मलकानिया। देश के विभिन्न समाचार पत्रों ने अलग अलग घटनाओं को संपादकीय का विषय बनाया है और बहुत सी खबरें मुख्य समाचार बनी हैं। चुनावी गहमा गहमी के बीच राजनीतिक दलों के आपसी आरोप प्रत्यारोप आज अधिकांश अखबारों की सुर्खियां बने हैं। दैनिक जागरण की बड़ी खबर है, भारतीय सेना का 3 दशक पुराना इंतजार खत्म हुआ। 30 किलोमीटर तक प्रहार करने वाली वज्र और होवित्जर तोपें सेना में शामिल। अमर उजाला की सुर्खी है, सेना की बढ़ी शान, दुश्मनों पर 3 मिनट में 15 गोले दाग सकती है वज्र। जनसत्ता ने कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में जैश-ए मोहम्मद के आतंकवादी को मार गिराने को प्रमुखता दी है। दिल्ली एनसीआर में हवा की गति स्थिर होने और तापमान में नमी बढ़ने से प्रदूषण में बढ़ोतरी होने को हिंदुस्तान ने विस्तार से दिया है। अखबार लिखता है, कृत्रिम वर्षा की तैयारी। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, उत्तर भारत में फरीदाबाद की हवा सबसे खराब। दैनिक भास्कर ने लिखा है, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने 2 दिन में 32,000 लोग पहुंचे। शुक्रवार सुबह 15,000 से अधिक लोगों के पहुंचने पर टिकट खिड़की बंद करनी पड़ी। हिंदुस्तान ने काम की खबर शीर्षक से लिखा है, ईपीएफओ ने पेंशन धारकों को घर बैठे सुविधा देने के लिए पेंशनर पोर्टल को अपडेट किया। अब जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपडेट कर सकेंगे पेंशनर। इसके लिए आधार लिंक कराना होगा। दैनिक भास्कर ने बॉक्स में खबर दी है, आगामी जुलाई से पूरे देश को एक जैसा ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। मंत्रालय ने जारी की ड्राफ्ट अधिसूचना। शीतकाल के लिए केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने को दैनिक ट्रिब्यून, देशबंधु, दैनिक भास्कर और राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है। राजस्थान पत्रिका ने इस खबर को अहमियत दी है कि चीन लाया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित न्यूज एंकर, जो 24 घंटे चाइनीज और अंग्रेजी में खबर पढ़ेगा। विशेषज्ञ कर रहे हैं आलोचना। हिंदुस्तान मास्क पर बढ़ता भरोसा शीर्षक से अपने संपादकीय में लिखता है कि मास्क उस महामारी का सबसे सजीव प्रतीक है जिससे दुनिया में 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हुए और 10 लाख से ज्यादा अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं। मास्क पर निरंतर अध्ययन जारी है कि ये कोरोना से बचाव में कितना कारगर है। मास्क के पक्ष में कम से कम 8 शोध सामने आ चुके हैं। एक समस्या ये आ रही है कि दुनिया में तरह तरह के मास्क या कपड़ों का उपयोग हुआ है, इसलिए मास्क के सुरक्षित कवच होने के संबंध में सुनिश्चित डेटा का अभाव पूरी दुनिया में है। कोरोना का मानक मास्क N95 को माना जाता है। हवा में रहने वाले कम से कम 0.3 माइक्रोमीटर आकार के 95% कणों को वो शरीर के अंदर नहीं पहुंचने देता है। जब महामारी बढ़ी तो इन मास्क की कमी हो गई। उसके बाद कपड़े और सर्जिकल मास्क के उपयोग को बढ़ावा देना पड़ा। किस परिवेश में कौन सा मास्क काम करेगा, ये अभी अध्ययन का विषय है। हालांकि मास्क किसी भी तरह के हों, सेहत की रक्षा के लिए कमोबेश उपयोगी माने जा रहे हैं। जून में मास्क पर भरोसा इसलिए बढ़ा क्योंकि अमेरिका में 2 हेयर ड्रेसर को कोरोना हुआ। काम करते समय वे दोनों डबल लेयर वाला मास्क पहना करते थे, इसलिए उनके ग्राहक तो बच गए लेकिन घरवाले संक्रमित हो गए। एकाधिक प्रमाण है कि जहां भी मास्क की अवहेलना हुई है वहां संक्रमण की आशंका बढ़ी है। शोध में ये बात सामने आई है कि जिन इलाकों में लोग मास्क सही ढंग से पहन रहे हैं वहां मृत्यु दर 4 गुना कम है। शोधकर्ताओं ने 200 देशों के आंकड़ों को खंगालने के बाद बताया है कि मंगोलिया में मास्क को जनवरी के अंत में ही अपना लिया गया था। वहां मई तक
कोरोना से एक भी मौत दर्ज नहीं की गई। अमेरिका में भी जिन राज्यों में अप्रैल से मई में मास्क को अनिवार्य किया गया, वहां कोरोना के मामले हर रोज 2% के हिसाब से घटते चले गए। शोधकर्ताओं का इशारा है कि गणित में मत पड़िए, मास्क अपना काम कर रहा है। हांगकांग में जानवरों पर हुए एक शोध से भी पता चला है कि मास्क की वजह से 75% जानवर कोरोना से बचे रहे। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में संक्रामक रोग चिकित्सक मोनिका गांधी बताती हैं, मास्क आपको संक्रमण से ही नहीं बल्कि कई अन्य गंभीर बीमारियों से भी बचाते हैं। एक शोध में वैज्ञानिक ढंग से अनुमान लगाया गया है कि अमेरिका में अगर मास्क का उपयोग 95% हो जाए, जैसा कि सिंगापुर में है, तो 1 जनवरी 2021 तक करीब 1 लाख लोगों की जान बच सकती है। हमें इंतज़ार करना होगा मास्क संबंधी स्पष्ट डेटा और नतीजे का, जो कि नवंबर महीने में सामने आएंगे। नवभारत टाइम्स ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है, खरीदारी से बचेगी नौकरी। संपादकीय में लिखा गया है, रिजर्व बैंक की नई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की पहली बैठक के बाद गवर्नर शक्तिकांत दास ने जो कुछ कहा, उसका मूल स्वर यही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बुरा दौर पीछे छूट चुका है। मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी में 23.9% की ऐतिहासिक गिरावट के बाद अब चीजें धीरे धीरे बेहतरी की ओर बढ़ रही हैं और आने वाले महीनों में ये प्रक्रिया ज्यादा तेज होगी। अलग अलग सेक्टरों में दिख रही रिकवरी को रेखांकित करते हुए रिजर्व बैंक ने उम्मीद जताई कि जनवरी-मार्च तिमाही में जीडीपी की वृद्धि सकारात्मक हो जाएगी। हालांकि पूरे वित्त वर्ष के लिए जीडीपी में 9.5% की गिरावट का अनुमान है। विश्व बैंक का आकलन इस आंकड़े के 9.6% रहने का है। जितनी बुरी हालत इकोनॉमी की हो गई थी, उसे देखते हुए ये तस्वीर अच्छी ही कही जाएगी, लेकिन इससे उत्साहित होते हुए भी इस बात पर जोर देना जरूरी है कि इन अनुमानों को सच बनाने की राह आसान नहीं है। इस राह पर पहला और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव सामने खड़ा त्योहारी सीजन है। बेहतर भविष्य की सारी उम्मीदों का आधार यही है कि नवरात्रों से लेकर न्यू ईयर ईव तक आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार से अर्थव्यवस्था की ठहरी हुई गाड़ी को ऐसा धक्का लगे कि वो स्टार्ट होकर फर्राटा भरने लगे। दिक्कत यह है कि अभी तक लोगों में त्योहारों को लेकर कोई खास उत्साह नहीं दिख रहा है। मध्यम वर्ग के जिस हिस्से की नौकरी अभी बची हुई है, वो भी कम सैलरी पर काम करते हुए आने वाले महीनों में अपनी कंपनी के पे रोल पर बने रहने की दुआ मांग रहा है। आरबीआई सर्वे के मुताबिक करंट सिचुएशन इंडेक्स, जो जुलाई में 53.8 दर्ज किया गया था, सितंबर में और घटकर 49.9 हो गया। इस सर्वे में लोगों से उनका अभी का हालचाल पूछा जाता है। डेटा बता रहा है कि आधे से ज्यादा लोगों ने इसे खराब ही बताया है। जाहिर है, लॉकडाउन हटने के बाद भी खर्चों के मामले में आम उपभोक्ताओं के हाथ नहीं खुल रहे हैं। जरूरत लोगों को ये एहसास करवाने की है कि इस डर के चलते बाजार सिकुड़ा रह जाएगा और नौकरियां जाने का खतरा और बढ़ जाएगा। इसके लिए सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को अपनी तरफ से कोई नई पहल कदमी लेनी होगी। कुछ विशेषज्ञ एक खास समय सीमा में लैप्स हो जाने वाले ऐसे कूपन जारी करने का सुझाव दे रहे हैं, जिनसे त्योहारी सीजन में खरीदारी करने से ग्राहकों को कुछ फायदा मिले। दैनिक जागरण अपने संपादकीय बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक वाहन में लिखता है, दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को रोड टैक्स व पंजीकरण शुल्क से राहत मिलेगी। रोड टैक्स में छूट की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 3 दिनों बाद पंजीकरण शुल्क माफ करने की भी घोषणा कर दी जाएगी। दिल्ली सरकार ने ये कदम इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाने के लिए उठाया है, जिसकी सराहना की जानी चाहिए। इस तरह के वाहन समय की जरूरत है, क्योंकि डीजल और पेट्रोल वाले वाहनों से प्रदूषण बढ़ता है। सीएनजी से चलने वाले वाहन भी प्रदूषण के लिहाज से सुरक्षित नहीं हैं। इसे ध्यान में रखकर सरकार ने अगले 5 सालों में दिल्ली में 5 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण का लक्ष्य रखा है। अभी आप सुन रहे थे समाचार पत्रों से नीलम मलकानिया से, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए समाचार पत्रों के संपादकीय और साथ ही कुछ खास खबरें। ऑल इंडिया रेडियो की ये हिंदी सेवा है। लीजिए अब सुनिए सामयिक वार्ता
आज विषय है क्षेत्रीय अखंडता के हित में भारत और अफगानिस्तान मजबूत द्विपक्षीय संबंधों के लिए हुए प्रतिबद्ध। आलेख है मनोहर पर्रिकर रक्षा अनुसंधान और विश्लेषण संस्थान की डॉक्टर प्रियंका सिंह का। पिछले महीने की 12 तारीख से अफगान सरकार और तालिबान के बीच शांति वार्ता जारी है। इस बीच अफगानिस्तान के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी और राष्ट्रीय शांति वार्ता की उच्च स्तरीय परिषद के मौजूदा अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल्ला 5 दिन की भारत यात्रा पर आ चुके हैं। उनके इस दौरे को शांति प्रक्रिया के दौरान आम सहमति बनाने की कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। भारत के निमंत्रण पर डॉक्टर अब्दुल्ला की ये यात्रा कई उच्च स्तरीय चर्चाओं की श्रृंखला में एक कड़ी कही जा सकती है। दरअसल उनसे पहले अफगान शांति वार्ता पर अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि डॉक्टर ज़ाल्मी खलीलजाद और प्रमुख अफगान नेता अब्दुल रशीद दोस्तम भी सितंबर में भारत आ चुके हैं। डॉक्टर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल से मिलकर अफगान शांति वार्ता के लिए भारत से सहयोग और समर्थन की मांग की। पिछले महीने डॉक्टर एस जयशंकर ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शांति वार्ता का उद्घाटन किया था, जिसमें उन्होंने अफगान पक्ष की प्रधानता वाली शांति वार्ता को भारत की तरफ से पूरा समर्थन देने का वायदा भी किया था। दोहा में इस शांति वार्ता के उद्घाटन के दौरान भारत का एक प्रतिनिधिमंडल भी स्वयं उपस्थित रहा। ऐसी कई बातें सुनी जा रही हैं कि अफगानिस्तान भारत से वार्ता में सीधे उतरने का आग्रह कर रहा है, लेकिन अभी तक भारत तालिबान से सीधे बातचीत को तैयार नहीं हुआ था। ऐसे में भारत के विदेश मंत्री का एक शांति वार्ता को संबोधित करना अफगानिस्तान के नजरिए से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। डॉक्टर अब्दुल्ला ने दोहराया कि अफगानिस्तान के भविष्य के पुनर्निर्माण में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है। भारत और अफगानिस्तान के गहरे आर्थिक रिश्ते रहे हैं और पिछले कुछ साल के दौरान दोनों की रणनीतिक साझेदारी भी अडिग रही है। भारत ने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण प्रयासों में गहन योगदान किया है। अफगानिस्तान की स्थिरता से भारत के हित जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान और तालिबान का गठजोड़ भारत के सुरक्षा हितों के विरुद्ध रहा है। ऐसे में इस गठजोड़ को खत्म करना भी भारत के लिए जरूरी है। भारत को एक ऐसी राह चुननी है जो नई सच्चाइयों के अनुरूप हो। अब ये समझ बढ़ रही है कि अफगानिस्तान में शांति तो तभी संभव है जब अफगान राजनीति और समाज में अपनी दखल रखने वाले तालिबान को भी बातचीत में शामिल किया जाए। फरवरी 2020 में अमेरिका और तालिबान के बीच हस्ताक्षरित शांति समझौते के तहत ही अफगानिस्तान की आंतरिक शांति वार्ता हो पा रही है। 2 दशक तक खिंचते रहे संघर्ष में अमेरिका के काफी संसाधन वहां जाया हुए हैं और अब ये नजर आने लगा है कि तालिबान को वार्ता में शामिल करके अमेरिका वहां से निकलना चाह रहा है। अफगानिस्तान के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य के मद्देनजर आज ये जरूरी है कि भारत सहित सभी संबंधित पक्ष ऐसे समाधान का समर्थन करें जिसमें सभी के हितों का ध्यान रखा जाए ताकि शांति वार्ता का परिणाम टिकाऊ रहे। डॉक्टर अब्दुल्ला पाकिस्तान के कटु आलोचक रहे हैं, लेकिन तालिबान के साथ पाकिस्तान के करीबी रिश्तों को देखते हुए अब वो पाकिस्तानी नेतृत्व के भी संपर्क में हैं और अफगान नेता पाकिस्तान को भी विश्वास में लेना चाहते हैं। अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि डॉक्टर खलीलजाद भी इस्लामाबाद हो आए हैं। अमेरिका की फौजों का वहां से निकलना और शांति की बहाली आने वाले हफ्तों में अफगानिस्तान के लिए महत्वपूर्ण है। भारत और पाकिस्तान के मध्य तनाव को देखते हुए अफगानिस्तान दोनों ही देशों के साथ काफी संभल कर चल रहा है। भारत को अफगान पाक सहयोग पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन देखना यह है कि डूरंड लाइन पर शांति बनाए रखने के प्रति पाकिस्तान कितना गंभीर है। अफगानिस्तान फिर से एक नाजुक मोड़ पर है और भारत को ये देखना होगा कि कहीं उसकी पाकिस्तान से नज़दीकी बढ़ने से पाकिस्तान का दुस्साहस बढ़ न जाए। भारत ने अफगान शांति वार्ता का स्वागत किया है, लेकिन साथ साथ ये भी आगाह किया है कि कहीं अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल भारत विरोधी हिंसा भड़काने के लिए न होने लगे। तालिबान अफगानिस्तान में हनाफी इस्लाम कायम करना चाहता है। ऐसे में भारत ने वहां अल्पसंख्यकों और महिलाओं के अधिकार सुरक्षित रखने का
मसला भी उठाया है। और इसके साथ ही सामयिक वार्ता का ये अंक समाप्त हुआ। ये था ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का यूट्यूब कार्यक्रम। ESD न्यूज मैगजीन का अगला अंक लेकर हम फिर हाजिर होंगे। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।